प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुपर टेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पे, जिसपे हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं और यह श्रृंखला प्रत्येक दिन आपको मिलती रहेगी। आप इसे सॉल्व करते रहिए। एक तरफ आपकी क्लास चल रही, दूसरी तरफ आपकी अपनी तैयारी को जांचने का एक मौका मिल रहा है 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। विषयवार आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। आज सामान्य ज्ञान के हैं, कल आपके जो प्रश्न मिलेंगे हो सकता है वो आपके शिक्षण के हों, उसी प्रकार से आपको हिंदी के, उसी प्रकार से आपके मैथ के प्रश्न 30-30 प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। आप उसे पढ़ते रहिए, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए 8004109989। ये व्हाट्सअप नंबर, इससे आप जुड़ जाइए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है और इसको बताना सही क्या है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पे दो शब्द लिखे गए हैं। एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखिए, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं। कह रहा है कि कुछ शोध संस्थान है जिसका नाम है मैत्री और क्या है, दक्षिण गंगोत्री। ये भारत के शोध संस्थान है, यानी यहाँ पे रिसर्च किए जाते हैं और यह किस महाद्वीप में स्थित है ये आपको बताना है। इसका पीडीएफ भी आपको सेंड किया जाएगा और यह पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको 8004109989 पे हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। और अगर आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सही आंसर कौन है, अंटार्कटिका। कौन है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है भारत के दो जो आपके संस्थान है, कौन सा संस्थान है, शोध संस्थान है, वह स्थापित हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम से इन्हें जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर शोध कार्य करने के लिए भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने शोध संस्थानों की स्थापना किया गया। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का प्रथम शोध केंद्र जो है दक्षिण गंगोत्री, प्रथम शोध केंद्र जो है, अगर पूछा जाए प्रथम कौन था तो दक्षिण गंगोत्री ये प्रथम है। और द्वितीय कौन है, मैत्री। द्वितीय कौन है, मैत्री है। द्वितीय मैत्री शोध संस्थान स्थापित किया गया। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है एक विश्व का पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश क्या है। कह रहा भारत के मध्य हिस्से से होकर के गुजरने वाला कौन सा जो है अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो आपका आंसर आता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती, भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती। भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरने वाली रेखा को अक्षांश क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा जो गुजरती है उसी को कर्क रेखा कहते हैं। और यह कर्क रेखा कर्क वृत्त में पाई जाती हैं। ये 23 सही कितना, 23 सही 1/2 यानी 23.5 अंश अक्षांश रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा को क्या कहते हैं, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से गुजरती, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और इन 8 राज्यों की अगर बात करें तो सबसे पहले इनका ऐसे क्रम आ जाता है, राजस्थान हो जाता है आपका, राजस्थान के बाद गुजरात हो जाता है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद एमपी हो गया, और एमपी के बाद अगर बात करें, एमपी हो गया, एमपी के बाद आपका कौन आता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, छत्तीसगढ़ के बाद कौन हो जाता है आपका, एमपी छत्तीस, बीचों बीच वाले राज्य देखते चलिए, झारखंड हो जाता है, झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया। और झारखंड के बाद अगर बात करें तो आपका कौन हो जाता है, वेस्ट बंगाल हो जाता है। और वेस्ट बंगाल के बाद अगर बात करेंगे तो आपका कौन आ जाता है, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा हो जाता है, और त्रिपुरा के बाद आपका हो जाता है मिजोरम। त्रिपुरा के बाद कौन हो जाता है, मिजोरम हो जाता है। ये 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो वहां पे मणिपुर ऑप्शन में जरूर डाला जाता है, तो आप मणिपुर बताएंगे। उत्तर प्रदेश जरूर डाला जाता है, तो अगर उत्तर प्रदेश रहेगा ऑप्शन में, कहाँ से नहीं गुजरती पूछा जाएगा तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। चूंकि उत्तर प्रदेश का पेपर होता है तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में डाल करके पूछ लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर चुके हैं और इस बात को समझ चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, गर्म जल के झरने से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कह रहा गर्म जल झरनों से प्राप्त होने वाले ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं, क्या बनते हैं ये आपको बताना। पवन ऊर्जा बनता है, भूतापी ऊर्जा बनती, सौर ऊर्जा बनती है, या आपकी ज्वरीय ऊर्जा बनती है।
तो आपका सही आंसर है भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बनेगी? भूतापीय ऊर्जा का निर्माण होगा। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ऐसी ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसी को हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू स्तर पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट होती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूंगा घाट पर स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे? भारत में अगर बात करें, यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, और भारत में अगर बात करें तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूंगा घाटी में स्थित है। कौन सा? भूतापीय ऊर्जा का जो संयंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे एक योजना चलाई गई है, ये योजना है आपकी स्व इच्छा दान योजना। एक्चुअली में इसके पीछे का एक पर्पज है, वह पर्पज ये है कि फ्री के एजुकेशन में कई बार आपका नुकसान हो जाता है, तो आप अपना ऋण चुकाने के लिए कुछ भी दान करके आप अपना ऋण चुका लीजिए। मैं आपसे फीस तो ले नहीं सकता, इसलिए स्व इच्छा दान योजना लागू की गई। स्व इच्छा दान योजना में आप सभी लोगों को 1 रुपये से लेकर के, मतलब 1 रुपये का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब 100 रुपये मिनिमम अमाउंट, 100 रुपये से लेकर के आप मैक्सिमम जो है 999 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, यानी आपको 1,100 से लेकर के 1,000 रुपये तक अगर आपकी क्षमता है, आप इस लायक हैं, आपको लगता है कि आप जो है 100 रुपये किसी को दे सकते हैं, मिनिमम अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसका हिस्सा बने। और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस नंबर पे आप हमें भेज करके व्हाट्सअप कर दें अपने जो स्क्रीन होगी, वो स्क्रीन को बिल पे करने के बाद आप जरूर शेयर कर दें। मिनिमम 100 रुपये, आपके सभी प्रैक्टिस पेपर, सभी क्लासेस, सब कुछ निःशुल्क है। यह आपको एक बार पेड करना है। आप अपने लाइफ टाइम में एक बार जरूर इसका हिस्सा बने और ज़रूर पेड करें। आपके द्वारा पेड किया गया पैसा किसी जो है गलत जगह पे नहीं जा रहा है। उस पैसे का उपयोग आपके चैनल के ग्रोथ के लिए और साथ में कुछ और मैटर को बनवाने के लिए यूज किया जाएगा, और वह चीज़ें फिर रिटर्न होकर के आपके मिलेंगे। यानी अगर आप हमें 100 रुपया देते हैं तो आप मान के चलिए किसी साल के अंत तक हम आपको उसके 10 गुने वैल्यू को हम आपको वापस कर देंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप में से जितने लोग इस लायक हैं कि वो 100 रुपये तक डोनेट कर सकते हैं, उनकी इतनी क्षमता है कि मतलब ईश्वर उन्हें उस लायक बनाया है, तो वो जरूर इसका हिस्सा बने। और ये नंबर है, इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट रखिए, 800 माफ़ करिएगा 88 87 97 43 95, ये आपका नंबर है। इस नंबर पे आप गूगल पे के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से आप हमें पैसा सेंड कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 100 रुपया है, मैक्सिमम अमाउंट 999 है, 1,000 नहीं करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि मिनिमम अमाउंट का हिस्सा आप सभी लोग बने और अपने परीक्षा की तैयारी के लिए इस स्व इच्छा दान योजना में शामिल हों, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे आने वाले दिनों में आपके लिए ज़्यादा मैटर और ज़्यादा चीज़ें चैनल के द्वारा प्रदान की जा सकें। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। चौथा प्रश्न है आपका, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। आप बताएंगे यहाँ पे भंडार संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, वास्तविक संसाधन का, या आपका संभाव्य संसाधन का। तो आपका सही आंसर है संभाव्य संसाधन का। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, ऐसा संसाधन है जिसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे संसाधनों का प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे समझ पाएंगे। आज के लगभग 8-7 साल पहले जो है सोलर प्लांट जो है, ये सोलर ऊर्जा वाला जो बल्ब है, सोलर ऊर्जा वाले जो प्लेट लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में 8-10 साल पहले किसी को जागरूकता नहीं थी, कोई जानता नहीं था, और छोटे छोटे प्लेटफार्मों पे कहीं कहीं ये देखने को मिल रहे थे। हुआ क्या कि धीरे धीरे ये पब्लिक हुआ और लोगों ने इसके बारे में ज्ञान अर्जित किया कि सूरज की रोशनी का हम उपयोग कर सकते हैं। ये सबको ज्ञात था कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस उपयोग का हम विद्युत में उपयोग कर पाएंगे ये ज्ञात नहीं था, और चूंकि इसके लिए सिस्टम नहीं बना था, तो उसी प्रकार से ये क्या था, तब संभाव्य संसाधन था। लेकिन आज ये संसाधन कैसा हो गया, उपयोगी संसाधन के रूप में जाना जा सकता है। उपयोग करते हैं हम सोलर एनर्जी का।
उसी प्रकार से जल में भी बहुत सारी ऊर्जा पाई जाती है, उन सभी ऊर्जा का अभी हम बहुत कम संसाधन के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी के अलावा और इसका कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि इसका हम और उपयोग कर लें, तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। कह रहा है यूरेनियम जो पाया जा रहा है इसका अभी हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर नहीं पा रहे हैं, तो इसे हम संभाव्य संसाधन के रूप में स्टोर करके रखते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका कोई बेहतर कार्य हम ढूंढ पाएँ, ऐसी कोई संयंत्र बना पाएँ जिससे इसका कार्य हम उपयोग में ला सकें, तो यह क्या हो जाएगा, आपका उपयोगी संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। पूछ रहा है संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। कह रहा रोपण कृषि के बारे में आपको बताना है। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए, कौन सा सही है। तो कह रहा है यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है। तो आपका सही आंसर यही है कि यह एक वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है और इसका क्षेत्र में उपयोग विस्तृत क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। पहले रोपण कृषि के बारे में समझते हैं, क्या होता है प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं इसे। रोपण कृषि क्या होता है, रोपण कृषि जो है यह मुख्य क्षेत्र इसका क्या होता है, एशिया में इसका मुख्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, अफ्रीका है, दक्षिण और मध्य अमेरिका में उष्ण और तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह खेती की जाती है। इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें हैं चाय है, कहवा है, रबड़ है, कोको है, नारियल है, केला है, गन्ना है आदि हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है, इससे अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन की तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि का प्रारंभिक स्वरूप लैटिन अमेरिका के देशों से प्राप्त किया गया था। इसमें क्या होता है पहले फसल को छोटे छोटे पौधे के रूप में उगाते हैं, फिर उसे दूसरे खेत में प्लांट कर देते हैं, इसी को प्लांटिंग फार्मिंग कहते हैं। हालांकि ये बड़े स्तर पर किया जाता है और इसके अंतर्गत प्लांटिंग क्रॉप या रोपण कृषि के अंतर्गत आपका चाय, कहवा, रबड़, कोको इत्यादि की खेती और नारियल, केला, गन्ना इत्यादि की खेती आती है। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कि असम का जो प्राचीन नाम है वह क्या था। असम के प्राचीन नाम को आपको बताना है कि असम का प्राचीन नाम क्या है। असम का जो प्राचीन नाम है, असम के प्राचीन नाम का नाम है कामरूप। क्या नाम है, कामरूप नाम है इसका। और कामरूप का शासक हर्षवर्धन का मित्र दिवाकर वर्मा था। हर्षवर्धन के नाम आपने सुना होगा इतिहास में, तो हर्षवर्धन का जो मित्र था दिवाकर वर्मा था। और उस समय असम का नाम चूंकि कामरूप था, तो कामरूप का ये क्या होता था, शासक होता था। कौन, तो आप कहेंगे यहाँ पे कामरूप का शासक कौन होता था, तो कामरूप का शासक होता था दिवाकर वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है शांत घाटी। आप बहुत सुने होंगे और बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है परीक्षाओं में। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये तो सभी लोग बता देंगे। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है और यह घाटी जैव विविधता का दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण घाटी या बहुत महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत मुख्य भूमि के कितने महासागर मिलते हैं। भारत के मुख्य भूमि से कितने महासागर मिलते हैं, आपको बताना है कि भारत के मुख्य भूमि से कितने महासागर मिलते हैं। अगर हम बात करें भारत के मुख्य भूमि से, भारत के मुख्य भूमि पे आ जाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं भारत के मुख्य भूमि में, तो दक्षिण क्षेत्र मात्र एक महासागर हिंद महासागर मिलता है। हिंद महासागर को दो भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। तो आपका सही आंसर हो जाता है कौन सा, एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सी आकृति भारत में नहीं पाई जाती। कह रहा कौन सी ऐसी आकृति है जो भारत में नहीं पाई जाती, आपको बताना है कौन सी आकृति है जो भारत में नहीं पाई जाती। समुद्र तल, हिमनद, हिमशैल और मरुस्थल। तो आपका आंसर हो जाएगा हिमशैल। क्या आंसर हो जाएगा, हिमशैल जो है ये भारत में नहीं पाई जाती। हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती। हिमशैल मुख्यतः ध्रुवों के समीप स्थित देशों में पाई जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। भारत की यानी बड़ी नदी कौन सी है। बृहत्तम मान लिए कठिन शब्द दिखा रहा है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे भारत की जो बड़ी नदी है वो गंगा है। इसके द्वारा संचित क्षेत्र जो होता है लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये सिंचित करती है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो गंगोत्री से होता है। और जहाँ पे मिलन होता है, मिलन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे मिलन होता है इसका बंगाल की खाड़ी में। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है। कह रहा है कोई नदी है और उसका जो सहायक नदियां हैं उसका अपवाह क्षेत्र यानी जहां तक वो फैली होती है उसे क्या कहते हैं, नदी घाटी कहा जाता है। क्या कहते हैं, नदी घाटी कहा जाता है। क्या कहते हैं, नदी घाटी के रूप में उसे जाना जाता है।
निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कह रहा कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? यहाँ पे 4 नदी है, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो देखिए यहाँ ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। कावेरी ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। कहाँ है? चीनी स्वायत्त प्रांत यानी तिब्बत में पाया जाता है, मानसरोवर झील के पास में है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तिब्बत में इस नदी को चारलांग जागपे, तिब्बत में क्या कहते हैं? चारलांग जागपे। भारत में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में से यमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाते हैं? जमुना के नाम से जानी जाती है। बॉम्बे हाई संदर्भित है। बॉम्बे हाई किससे संदर्भित है? तो आप कहेंगे बॉम्बे हाई जो है एक अपतटीय तटीय क्षेत्र है। तो अपतट से जो है ये क्या करता है? तेल निकलने वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से आप बताएंगे तो आपका सही आंसर हो जाता है अपतट क्षेत्र से संबंधित। अपतट तेल क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ से तेल निकाले जाते हैं, महाराष्ट्र के पास में स्थित है। ठीक है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी होता है? तो यहाँ पे गैंडा है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। असम के काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो कि मुख्य जानवर के रूप में जाना जाता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ से? तो आप कहेंगे क्या जम्मू कश्मीर से केसर लाने जा रहे हो? तो केसर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे मिलता है? जम्मू कश्मीर में। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में मिलता है। तो ये आपका हो गया। केसर का उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। केसर के उत्पादन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ व पिंपोर में इसकी खेती की जाती है। निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है? आपको बताना है कौन सा नगर ऐसा है जिसे जुड़वा नगर के रूप में जाना जाता है। दिल्ली और फरीदाबाद को, मुंबई और पुणे को, बंगलौर और मैसूर को या हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के रूप में जाना जाता है। किसको? हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत का जुड़वा नगर की संज्ञा दी गई है। ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की संयुक्त राजधानी। हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। तेलंगाना और क्या कहते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा नगर के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग किसको बोलते हैं? भारोपीय भाषा को बोलते हैं, यानी भारत की भाषा हो प्लस यूरोप की भाषा हो। हालांकि भारत और आर्य की भाषा को सर्वाधिक लोग बोलते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है भारत और आर्य भाषा। केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं। केले और अनानास कहाँ पे उगाए जाते हैं? तो आप कहेंगे केला और अनानास जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। कहाँ पे उगाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में इसकी पैदावार मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। दक्षिण भारत में इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है। बिहू नृत्य जो है भारत के असम राज्य का लोक नृत्य। कहाँ का? असम का लोक नृत्य है या असोम का लोक नृत्य। असम राज्य की बात हो रही है। गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि कह रहा है पिछले वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप कहेंगे नदियों के तटीय भागों से वन नष्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाढ़ जो है ये बहुत दूर तक मिट्टी को काट करके फैल जा रही है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कह रहा कृषि के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा ऐसा यहाँ पे है जो उपयोगी नहीं है? कृषि में यंत्रीकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार, जंगल काटना से कृषि का विस्तार नहीं होगा बल्कि कृषि में जो है नुकसान होगा, मृदा क्षरण होगी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है या कहाँ पाई जाती है? तो पहले बताइए जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? नदियों के दोआब क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत में गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र जो होता है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र माना जाता है और बहुत अच्छी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है, यानी कौन सा जंतु पूरी तरह से लुप्त हो चुका है? तो यहाँ पे लुप्त होने वाला जंतु कौन है? चीता है, जो कि लुप्त हो चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आप देखेंगे बांग्लादेश, सभी राज्य जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित जो राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं उनके बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। तो बात कर रहे थे यहाँ पे जो है भारत में 5 राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम
जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पे तीन तो दिए गए हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा दिया गया है, और इसके बाद असम है, और कौन है, पश्चिम बंगाल। ये सभी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लिखा गया और चौथा कौन, मणिपुर, या बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बैलाडिला खादान कहाँ जानी जाती है? बैलाडिला खादान जो है लौह अयस्क के रूप में जानी जाती है। किसके लिए? लौह अयस्क के निष्कर्षण के लिए जानी जाती हैं। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पे बैलाडिला जो खान है, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस खान से लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा विद्यमान होती है। यह खादान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पाई जाती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पाई जाती है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप कहेंगे कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन में, एनटीपीसी द्वारा ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? यानी कहाँ पे सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? अभ्रक की अगर बात करें तो अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। अगर यहाँ पर बात करें तो पूरे विश्व का 80% अभ्रक का उत्पादन भारत में अकेले होता है। अभ्रक उत्पादन की सबसे बड़ी जो मेखला है वह है हजारीबाग यानी झारखंड, और गया, मुंगेर, ये दोनों कहाँ पे है? बिहार में है। तो हजारीबाग, गया और मुंगेर, ये आपका हजारीबाग किसको कहाँ पे है? झारखंड में है। बाकी गया और मुंगेर कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो यहाँ पे 4 नदी दी गई दक्षिण भारत की, जिसमें गोदावरी सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। कौन सी गोदावरी सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी? गोदावरी जो है यहाँ पे सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। अगर हम यहाँ पे एक ध्यान दें तो गोदावरी की जो लंबाई है लगभग कितना होती है? लगभग 1450 किलोमीटर होती है। कितना? लगभग 1450 किलोमीटर होती है। और जो कृष्णा है उसकी जो लंबाई होती है 1400 किलोमीटर होती है। महानदी की जो लंबाई होती है वो 850 किलोमीटर होती है, जबकि कावेरी की जो लंबाई होती है वो लगभग 800 किलोमीटर होती है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा 1450 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी है। तो गोदावरी आपका सही आंसर हो जाता है। गुल्ली डंडा एक खरपतवार है जो कि फैलिरिस माइनर नाम का, इसका वनस्पतिक नाम फैलिरिस माइनर है, जो कि गन्ना जो गेहूं में होने वाला एक प्रकार का खरपतवार है, यानी बीड्स है, और इसके लिए हम बीडीसाइड का उपयोग करते हैं। दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो आप कहेंगे मेहसाना जो है भैंस है, भैंस की नस्ल है, जो कि दूध में लगभग 4.5% तक इसमें वसा पाया जाता है। ठीक है, वसा कितना होता है? 4.5% तक वसा पाया जाता है। कितना? 4.5% वसा पाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके 30 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो ये आपके लिए यहाँ पे अपलोड किए गए। आप जरूर देखिए, अपने वीडियो को शेयर करिए, और स्व इच्छा जो यहाँ पे स्व इच्छा दान योजना से आप जरूर जुड़ें, अपने मित्रों को शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।